Good evening, everyone. This is me, Shubham Tulsiyan, for class 10 SST subject. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं. कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन का आपने टॉपिक देख चुके हैं. अगर नहीं देखी तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जाकर. मैं यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. और लेटर ऑन कल परसों में मैं आपको कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में भी अपडेट जल्द ही दूंगा. कल या परसों तक मैं कर दूंगा. आप इस चीज़ का भरोसा नहीं. Now come to the topic World War One consequences. First topic is Treaty of Versailles signed by the Germany on 28 June 1919. World War One हुआ, सबको मालूम है. World War One होने के बाद जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ. कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को इस तरीके से जलील नहीं किया जाता जितना जर्मनी को जलील किया गया. उसको कट थ्रोट कंपटीशन के बेसिस पर सीधा गले पे छुरा लगा के कहा कि भाई तुम एग्रीमेंट साइन करो, नहीं तो तुम्हारी कंट्री को इन्वेड कर देंगे. सीधी सी बात है. ये शर्त रखने वाला कंट्री एक नंबर में फ्रांस और ब्रिटेन था. ये शायद आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी कहा था. और इसके जो कंडीशंस रखे गए सबसे नहायत ही घटिया और वाहियात किस्म के कंडीशंस थे जो आज तक कभी किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर नहीं रखे. और यही कारण बना, दिस वाज द मेन रीजन विच कॉज द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. इसीलिए कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल सोड द सीड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वाई? अब मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन देता हूँ. इसके जस्टिफिकेशन इसके प्रोविजंस ही हैं. इसके प्रोविजन ही ऐसे थे कि इस कारण से इसके बीच में झगड़ा हो गया. पहला था वॉर गिल्ट. इन दिस एग्रीमेंट और इन दिस पीस ट्रीटी, जो कहीं से भी पीस नहीं था, बस जर्मनी का पीस कर दिया था. यहाँ पे पीस की स्पेलिंग फर्क थी. जर्मनी को सीधा डिक्लेयर कर दिया कि जर्मनी इज द सोल रिस्पांसिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर वन. आई रिपीट, जर्मनी वाज डिक्लेयर्ड एज द सोल रिस्पांसिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर वन एंड इट हर्ट एंटी सेंटिमेंट्स ऑफ जर्मन. जर्मनी के सेंटिमेंट्स पूरा हर्ट कर दिए जर्मन जनता की. कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि सारा वॉर या किसी भी चीज़ का दोष किसी के ऊपर लगाया जाए. और ये सरासर गलत था, क्योंकि जर्मनी खाली वॉर पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी सब गांधी जी नहीं थे. सब ने लड़ा था. किसी का कम किसी का ज़्यादा, सबका योगदान था इस युद्ध में. तो यहाँ पे सारा दोष जर्मनी के मत्थे मर दिया गया, क्योंकि जर्मनी हारा था. और जो हारता है उसी के ऊपर सारा दोष लगता है. और इस कारण से जर्मनी की जनता एकदम नाखुश थी. और काइजर विलियम भी चाहता था कि ये पॉइंट को कम से कम रेटिफाई किया जाए. इसमें ओनली सोल जर्मनी ना हटा के सब कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए, या ओनली जर्मनी वर्ड हटा दिया जाए. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. यही ट्रीटी साइन करना गया. उसके दूसरे प्रोविजन थे लैंड रिस्ट्रिक्शन. अब आपको मालूम होगा, बता देते हैं, जर्मनी के 13% लैंड टेरिटरी अपनी मेन एरिया से चले गए. जर्मनी हैड टू गिव अप इट्स 13% टोटल लैंड टेरिटरी. जितना जो जर्मनी बनाया था ना बिस्मार्क में, वो सारे बिस्मार्क के एरिया जो मेन लैंड ऑफ जर्मनी से उससे 13% चले गए, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया. प्लस इतना ही नहीं, जर्मनी के सारे कॉलोनीज भी चले गए. जर्मनी ने जितने कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था उससे जो रेवेन्यू जनरेट करता था वो सारे कॉलोनीज भी अलाइड पावर में डिवाइड हो गए. एलाइड यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब. इतना ही नहीं, जर्मनी के पास से अल्सास लॉरेंस चले गए, जो कि सही भी था एक हिसाब से. अल्सास एंड लॉरेंस वो जो फ्रांस का पार्ट था, आपने कुछ पिछली वीडियो में देखा होगा कि अल्सास एंड लॉरेंस जो फ्रांस का पार्ट था बिस्मार्क ने लिया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर में. बट ये जर्मनी को फिर से रिटर्न करना पड़ा फ्रांस को. अल्सास एंड लॉरेंस वाज गिवन बैक टू फ्रांस. लेटर ऑन जर्मनी के दो खास हिस्से, जिसका नाम था सार एंड डैंजिंग. आप ध्यान रखिएगा, सार एंड डैंजिंग सी पोर्ट. डैंजिंग को लेकर आगे लड़ाई भी हुई, इसीलिए नाम को आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा. डैंजिंग, ये दोनों पार्ट जो जर्मनी के थे वो भी अलाइड पावर्स को दे दिए गए फॉर 15 ईयर्स, बिकॉज इट वाज अ कोल प्रोडक्शन एरिया, गोल्ड प्रोडक्शन एरिया, माइंस एंड अदर रिसोर्सेज टू जनरेट रेवेन्यू. यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो जर्मनी को खाली कर दिया गया पूर्ण रूप से कि वो कमा न सके. उसके बाद मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन. जर्मनी के ऊपर तरह तरह के मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, जिसमें पहला, उसको अपनी सेना 1 लाख से ज़्यादा रखने को नहीं मिलेगी. जर्मनी वाज नॉट अलाउड टू कीप इट्स आर्मी मोर देन 1 लाख. जर्मन वेर अलाउड टू कीप ओनली 6 वॉरशिप एंड 4 टैंक्स. 6 वॉरशिप्स यानी 6 समुद्री जहाज और 4 टैंक ही रखने की अनुमति. प्लस जर्मन सेना में कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी. न्यू रिक्रूटमेंट्स इन जर्मन आर्मी इज कम्प्लीटली बैन बोल के भी डिक्लेयर कर दिया गया. प्लस इतना ही नहीं, जर्मन आर्मी राइनलैंड बॉर्डर पर नहीं जा सकती 10 किलोमीटर के एरिया तक में. राइनलैंड बॉर्डर जर्मनी के लिए क्योंकि एक डिफेंसिव पॉइंट था या पॉइंट ऑफ डिफेंस था, जो मेन पार्ट था कि वहाँ से वो अटैक कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वहीं पर अपने ही देश के हिस्से में जाने को नहीं मिलेगा. ये था मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन. प्लस एक और रेस्ट्रिक्शन था मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन में, दैट
जर्मनी इज नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन द नेशन। देश के भीतर कोई भी वहाँ हथियार नहीं बना सकता अपनी आर्मी के लिए या पुलिस के लिए। उसको जो भी चाहिए ब्रिटेन या फ्रांस से मांगना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। वॉर कंपनसेशन, इतना सब होने के बाद इसने वॉर कंपनसेशन ने जर्मनी और जर्मन जनता की तो कमर ही तोड़ के रख दी। जर्मनी के ऊपर सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया जो सिर्फ जर्मनी को पे करना था, 660 मिलियन पाउंड। उस समय बोल रहे थे 1919 में 660 मिलियन पाउंड का गिल्ट लगाया है कि तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ हमें और इसकी सारी भरपाई तुम्हें देनी होगी। तो 660 मिलियन पाउंड ऑफ जर्मनी हैड टू पे टू अलाइड पार्टीज। और ये खाली इतना ही नहीं था, इस समय ये सिचुएशन देखिए कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उस वक्त जर्मनी की हालत 2.5 लाख मार्क बराबर $1 हो गई थी। जर्मनी का पूरा पैसा खाली हो चुका था। एज अ रिजल्ट अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, उसको थ्रेट ऑफ इन्वेजन था कि अगर आपने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो आपकी जर्मन पूरी देश को गुलाम बना देंगे। तो काइजर विलियम ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये ट्रीटी को साइन करना पड़ा। और इसी से लोगों के मन में भड़ास या खुंदक आ गई कि ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ, सबने मिलकर अन्याय किया, अब हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। दे ऑल वांटेड रिवेंज, सबको बदला लेना था और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गया था। अब सबके दुश्मन एक ही हो गए थे, ये अलाइड पार्टी, जैसे भी करना इनसे बदला लेना। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑन इमेजिनेबल स्केल। इसमें मरने वालों की संख्या कोई प्रमाण आंकड़ा नहीं है, करोड़ों लोग मारे गए थे, करोड़ों। मोर देन 1.7 करोड़ पीपल डाइड। अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि इसका एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं मालूम है, ठीक। और इसमें लगभग आधे यूरोप का पॉपुलेशन साफ कर दिया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ ये तो लाइफ था, प्लस प्रॉपर्टी में मोर देन 86 बिलियन का वॉर कॉस्टिंग वाज हैपनिंग। 86 बिलियन का वॉर कॉस्टिंग हुआ था जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। और इस कारण से वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग गया क्योंकि ऐसा वॉर किसी ने कभी देखा नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का वॉर कभी हुआ है वर्ल्ड में। एंड दैट्स व्हाई इट्स नेम वाज गिवन अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि दुनिया के हर कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे। इवन नेपाल, इंडिया, ये सारे कंट्रीज भी जो आज के हैं। ये था डिस्ट्रक्शन। प्लस अगला कॉज बना कॉन्सिक्वेंसेस फॉल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप एंड द वर्ल्ड। आपको मैंने एक वर्ड नहीं बताया जो बता दूं, बोशेल्विक क्राइसिस। ध्यान रखिएगा बोशेल्विक्स के बारे में, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बोशेल्विक क्राइसिस, ये रशिया में एक क्राइसिस हुई थी जिसमें रशिया के जार निकोलस सेकेंड के शासन को पलट दिया गया था। यहाँ पे यहीं से कम्युनिज्म की शुरुआत हुई 1916 में। हालांकि ये रिवोल्ट पहले से चला। आप कहेंगे, अगर आप कमेंट में आप कह सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं बोशेल्विक क्राइसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है। इन शॉर्ट मैं इतना कहूँगा कि 1916 में देश का तख्ता पलट हो गया रूस का। रशियन एम्पायर जो था बाद में कम्युनिस्ट कंट्री बन गई और व्लादिमीर लेनिन लीडर बन के आया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये फालतू के पछड़े हम नहीं करेंगे, ये चौचले हमें नहीं चाहिए, ये वॉर जिसका है वो लड़े, हमको इस वॉर से कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं। तो रशिया विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम वॉर और रशिया की पहली मोनार्की गिरी। उसके बाद टर्की की, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, टर्की की मोनार्की गिर गई। उसके बाद जर्मनी की, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी की, उसके बाद फ्रांस की। ऐसे करते करते लगभग सबकी मोनार्की वर्ल्ड में खत्म होने लगी, सिर्फ एक ब्रिटेन की बच गई। क्यों? ब्रिटेन ने चालाकी से भरा एक सही डिसीजन लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपने से डेमोक्रेसी दे दी। एक कहावत है ना, जब बेइज्जती होने लगे तो क्या तो चुपचाप चले जाओ या धक्के खा के निकलो। तो ब्रिटेन समझदार था, ब्रिटेन ने चुपचाप खुद से ही डेमोक्रेसी दे दी, जिस कारण से उसका राजतंत्र आज तक बच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एब्सोल्यूट मोनार्की गिरने लगी यूरोप से और वर्ल्ड से भी। अब यहाँ पे राजतंत्र जो इतने सारे कंट्री वर्ल्ड में थे, इतने सारे युद्ध होने के बाद में बड़े स्तर पर, ये राजाओं के झूठे घमंड और अभिमान के कारण से हुआ। इस कारण से लोगों को राजाओं पर विश्वास होना कम होने लगे या यूँ कहें उठ ही गया। लोग अब नए सिस्टम चलाने लगे जो जनता के हिसाब से चले। तो उसके लिए राइज ऑफ नया डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी की शुरुआत तो यूएसए से हो गई, मॉडर्न डेमोक्रेसी एज वी ऑल नो। अब यूएसए की कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड भर में फैलना शुरू, प्लस रशिया इधर से राइज किया था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के फाउंडर कार्ल मार्क्स को माना जाता है, उन्होंने सोशलिज्म लाया पहली बार। दास कैपिटल राइटर थे।
10 कैपिटल की। और उसी चीज़ को प्रैक्टिकल रियल लाइफ में लाने वाले जो थे वो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन। अब वर्ल्ड में 2 नए सिस्टम बन के आए, वो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, कम्युनिज्म, जो साम्यवाद जिसको बोला गया, हर चीज़ कॉमन, एवरीबडी इज कॉमन, इक्वलिटी, एवरीबडी इक्वल, स्ट्रिक्टली इक्वल। यहाँ पे नो किंग का रोल पे, यहाँ पे किंग की कोई ज़रूरत नहीं है, किंग अपना सोच अपने पास रखे, जनता कैसे चलेगी वो जनता जाने। तो ये जनता जनार्दन वाला जो कॉन्सेप्ट था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया, क्योंकि ये किंग लोग के चक्कर में, ये लोग के बहकावे में रहकर जनता ने देख लिया था इतना नुकसान हो गया, अब दोबारा नुकसान झेलना नहीं चाहते। इस कारण से डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म का शासन वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप को या कहें तो किंगशिप को रिप्लेस करता चला गया। अब वर्ल्ड में नए नए नेशंस इमर्ज हुए। आपको वर्ल्ड वॉर 1 में बाल्कन क्राइसिस के बारे में बताया था, कॉजेस के बारे में। उसमें बाल्कन क्राइसिस में आप देख सकते हैं ग्रीस, सर्बिया, बल्गारिया, मोन्टेनेग्रो, ये तो 4 अलग हुए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब टर्की, जिसको उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, वो एम्पायर के टुकड़ा होने के बाद अलग अलग कंट्रीज बन के आया, अल्बानिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, पोलैंड, ऐसे करके आप बहुत सारे लिस्ट है, आप चेकोस्लोवाकिया, यू कैन सर्च, ऐसे करके बहुत अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हुआ और वर्ल्ड का नया मैप बना। अब मैं ये सोचता हूँ कि उस वक्त सोशल कौन पढ़ रहे होंगे, खैर आप भी सोचिए। तो वर्ल्ड में नए नए नेशंस बने, क्यों? अलग अलग कंट्री से कोई आज़ाद हुए, कोई टुकड़े हुए, कोई सेपरेट हुए, कुछ ना कुछ रीज़न देकर कंट्रीज अलग अलग हुए और वर्ल्ड के नक्शे पर नए नए कंट्रीज इमर्ज किए, स्पेशली यूरोप में। और एशिया में टर्की एक अलग कंट्री बना, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन खत्म हो गया, टर्की आया और टर्की का लीडर था मुस्तफा केमाल। उसके बारे में कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था। और लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई। लीग ऑफ नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि भाई फ्यूचर में कभी वॉर ना हो, अब ये वॉर तो हो गया, जो होना था हो गया भाई, अब इसका क्या कर सकते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये सबने मिलकर एक वादा किया कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, इस बात में मिट्टी डालो, आगे बढ़ते। तो ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया। इट वाज क्रिएटेड टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर लॉस और ग्रेट वॉर। बट यहाँ पे पहले सारा सत्यानाश 1 नंबर पे हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करा के जर्मनी को इतना सुसाइड कर दिया, इतना बेइज्जती कर दी कि वो बदला लेने मिला तो मानेगा नहीं। सीधी सी बात है, आप किसी को जरूरत से ज़्यादा उंगली करोगे तो वो बांस करेगा ही आपको। खैर उसके बारे में आगे बताऊंगा। प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड राइज ऑफ डिक्टेटर्स आफ्टर द फेलियर ऑफ प्रिवेलिंग सिस्टम। ये पॉइंट थोड़ा लंबा है क्योंकि ये 6 पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड में मिलेंगे। इसके बारे में पार्ट में आगे स्टोरी बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब कहेंगे भाई यूएस का इसमें क्या काम, वर्ल्ड वॉर में तो यूएस कहीं था ही नहीं। भाई महाभारत में भी कृष्ण जी तो नहीं लड़े थे, लेकिन फिर भी अर्जुन के रथ के सारथी थे और सबसे बड़े नायक वही थे। खैर यहाँ पे मैं कृष्ण जी को यूएस से कंपेयर नहीं कर रहा, मगर यूएसए का रोल प्ले भी कुछ ऐसा ही था। वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए पार्टिसिपेट कहीं कुछ नहीं किया, सबको हथियार बांटता था, चंदे में नहीं पैसा लेके। अब इतना हथियार बांटा कि उसके देश में ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि यूएस की मार्केट इकोनॉमी क्रैश कर गई। अब यूएस की मार्केट इकोनॉमी क्रैश करने से जर्मनी को असर पड़ा। क्यों? जर्मनी के लिए एक ही दाता कंट्री था जो डोनर था या जिसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वो यूएस था। यूएसए हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स जर्मनी, बट यूएसए सफर्ड द हार्डेस्ट टाइम ऑफ इट्स इकोनॉमिक करियर, इकोनॉमिक हिस्ट्री के हिसाब से। और यहाँ पे जर्मनी का हालत आपको अगर कहा जाए तो ये 2.5 लाख मार्क से बढ़ के 40 लाख मार्क पहुंच गए। $40 लाख मार्क। आप सोच सकते हैं 40 लाख मार्क बराबर $1 हुआ, तो आप एक ग्रेड पावरटी, एक पीस पावरटी भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। और जो ये डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म सिस्टम ठीक थे, सिस्टम में कोई डाउट नहीं था, लेकिन गलत समय में थे। इस कारण से ये सिस्टम फेल खाने लगे और डिक्टेटर्स तो पावर में आने लगे। डिक्टेटर्स वो होते जो तानाशाह, वो जो बोलते वही राइट है, माइट इज राइट वाला सिस्टम। और इसमें डिक्टेटर्स में सबसे प्रमुख नाम जिसको सबको इंतजार है उस टॉपिक के बारे में, अडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको फ्रांसिस्को, जापान के हिरोहितो, ऐसे करके बहुत सारे डिक्टेटर्स वर्ल्ड में राइज किए। क्यों? सिस्टम फेलियर हो रहा था। जब सिस्टम फेलियर हो तो कोई पावर वैक्यूम को कवर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आता है जिसको डिक्टेटर कहते हैं, एक सिंपल भाषा में, या यूनिटरी गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से चला जब देयर पावर वैक्यूम हो। ये तो हुआ प्लस रेडिकलाइजेशन इन सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस एज वेल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा युद्ध होने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग अपने चीज़ों का फेलियर का हमेशा दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर सक्सेसफुल हो जाए तो सारा क्रेडिट बोलते हैं हमको, मेरा, मैंने किया, मैंने, ऐसे बोलते हैं।
और अगर लॉस हो जाए तो हमेशा दूसरों पर शिफ्ट करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, लेकिन ये है सब में। अब रेडिकलाइज कैसे होता है सोसाइटी? वर्ल्ड वॉर वन हारने के बाद में जर्मनी में एंटी ज्यूज सेंटिमेंट आ गया। एंटी ज्यूज सेंटिमेंट कैसे? ज्यूज कम्युनिटी एक रिच कम्युनिटी थी, हाईली इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी थी, बट इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में जर्मनी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया। इस कारण से एक एंटी सेंटिमेंट डेवलप हुआ और डेवलप किया गया एकदम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। सोशल चेंजेस कैसे? इतने सारे आदमी लोग मर गए, अब धीरे धीरे वुमेन्स को भी चांसेस मिलने लगा आगे की बढ़ने के लिए। क्यों? ये कंपल्शन था, ज़रूरी था, मजबूरी थी, तब दिया गया, नहीं तो चांस नहीं दिया जाता था। एंड एट लास्ट यहाँ पे धीरे धीरे वर्किंग फोर्स में वुमेन एंड चिल्ड्रन वर आल्सो एम्प्लॉयड, और यहाँ पे इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा, जिसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए और थोड़े बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन का शॉर्ट समरी था। होप सो आप लोग को ये क्लियर हो। अगर आपको पसंद आया तो ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, कैच यू नेक्स्ट टाइम।